नमस्कार दोस्तों। कई बार हमें छोटी मोटी लॉटरी लग जाए, कोई काम अचानक से बन जाए तो लगता है यार वाह भाई आज तो हमारा लकी डे था। हम कई बार किस्से भी सुनते हैं यार बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ और सब बच गए, बड़ा चमत्कार था भगवान का, सब लकी थे। कभी आपने सोचा है कि कोई इंसान परमाणु बम के हमले से भी बच सकता है? और एक बार नहीं, दो बार। सोचिए, दो बार। दुनिया में आज तक परमाणु हमला जो है वो सिर्फ दो बार हुआ है और एक ऐसा इंसान भी है जिसने इन दोनों हमलों को झेला और वो जीवित भी रह गया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जी हां, तसुतोमु यामागुची ये जापान के हैं जिन्होंने जापान के दोनों परमाणु हमले यानी हिरोशिमा और नागासाकी दोनों को झेला और बच गए। सोचिए, कोई एटम बम फटने के बाद भी कैसे बच सकता है। तसुतोमु यागामुची दोनों ही हमलों से बच गए। कैसे हुआ यह चमत्कार, उन्होंने खुद बताया। अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत दुनिया के पहले परमाणु बम को विकसित किया। जब यह बनकर तैयार हो गया तो अमेरिका ने इन्हें जापान पर इस्तेमाल करने का फैसला किया क्योंकि एशियाई देशों ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु हमला कर दिया। लिटिल बॉय गिराया गया। इसके ठीक 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी शहर में फैटमैन परमाणु बम गिराया। ये अनोखे बमों के कोड वर्ड उनके नाम थे। जब परमाणु बम गिरा तो तसुतोमु यागागुची जो थे वो हिरोशिमा छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। उस समय उनकी उम्र 29 साल थी। वो इंजीनियर थे। अपने एम्प्ला मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के लिए 3 महीनों की एक काम के लिए वो यहां आए हुए थे। अजीब इत्तेफाक था। 6 अगस्त 1945 को शहर में उनका आखिरी दिन था। उन्होंने और उनके सहयोगी जो थे उन्होंने एक नए तेल टैंकर के डिजाइन पर लंबे टाइम तक काम किया था और अब वो अपनी पत्नी हिसाको और अपने नवजात बेटे कात्सुतोशी से मिलने के लिए यानी घर वापसी के लिए नागासाकी लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि सुबह लगभग 8:15 बजे यागामुची आखिरी बार मित्सुबिशी के शिपयार्ड में आए थे जब उनके ऊपर से एक विमान जो है वो ड्रोन की आवाज उन्हें सुनाई दी। आकाश में उन्होंने एक अमेरिकी B-29 बॉम्बर को शहर पर उड़ते हुए देखा और फिर पैराशूट से एक छोटी सी चीज को गिरते हुए भी देखा। अचानक आसमान में तेज रोशनी फूट पड़ी। बस इतनी ही देर थी कि कानों को चीरता हुआ एक धमाका हुआ और इस धमाके के बाद सब जगह सिर्फ धुआं ही धुआं था। एक बवंडर आया जिसने उसे खींच के फेंक दिया। उन्होंने बताया कि वो एक आलू के खेत में गिरे हुए पड़े थे। ग्राउंड जीरो से जहां पर यह बॉम्ब फटा था वहां से यह दूरी 3 किलोमीटर थी। एक ब्रिटिश अखबार द टाइम्स में उन्होंने बताया था, मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ था। मुझे लगा था कि मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। जब मैंने आंखें खोली तो सब कुछ अंधेरे में था। वहां सिर्फ अंधेरा था और मैं ज्यादा कुछ देख नहीं पा रहा था। यह सिनेमा में शुरू होने वाली फिल्म जैसा था। परमाणु विस्फोट ने सूरज की रोशनी को धुंधला कर दिया था। वहां पर सिर्फ धूल और मलबा हवा में घुल गया था। उन्होंने आगे बताया कि मेन हिरोशिमा के आकाश में आग के एक मशरूम नुमा बादल को उसने उठते देखा। यह बहुत डरावना था। मेरा चेहरा और बाहें बुरी तरीके से जल गई थी और दोनों कान के पर्दे फट गए थे। परमाणु हमले के बाद हिरोशिमा और नागासाकी में 4000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा हुई थी। इतना ही नहीं है, इसके बाद यामागुची ने बताया कि जो शिपयार्ड का बचा हुआ हिस्सा था वहां पर उनके कलीग अकीरा इवानागा और कुनियोशी सातो भी जिंदा मिले थे। ये दोनों भी विस्फोट में बच गए थे। एक परमाणु हमले के बाद एक बेचैन रात बिताने के बाद वो 7 अगस्त को जागे और रेलवे स्टेशन की ओर चल दिए। उन्होंने सुना था कि ट्रेन किसी तरीके से अभी भी चल रही थी। शहर में जब वो गुजर रहे थे तो पुल टूटे हुए थे। नदी के किनारे जैसे मछलियां होती हैं वैसे आदमियों के शव जो है वो पड़े हुए थे। स्टेशन पर पहुंचे, वो जले हुए थे। यात्रियों से भरी एक ट्रेन में वो चढ़े और नागासाकी वो पहुंच गए। ट्रेन उन्हें लेकर गई। टूटी हुई इमारतें, जली हुई सड़कें, सब ध्वस्त ये नजारा था। यामागुची 8 अगस्त को सुबह सुबह नागासाकी पहुंचे और लंगड़ाते हुए अस्पताल पहुंचे। जिस डॉक्टर ने उनका इलाज किया वो उनके ही स्कूल का जो है साथी था, उनका ही सहपाठी था। लेकिन यामागुची के हाथ और चेहरे इतने ज्यादा जले हुए थे कि उन्हें कोई पहचान नहीं पा रहा था। यामागुची अपनी पत्नी और बच्चों के पास वापस लौटे।
पट्टियों से लिपटा हुआ जब वो घर लौटे तो उनकी मां ने उन्हें भूत समझ लिया था। बुरी हालत होने के बावजूद यामागुची जो है 9 अगस्त की सुबह खुद को बिस्तर से बाहर निकालकर अपने मित्सुबिशी के ऑफिस जो थे वहां पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर ये सब बताया कि ऐसा हुआ है, लेकिन कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। उन्होंने हिरोशिमा के काम की पूरी रिपोर्ट जो थी उनसे मांगी गई तो उन्होंने बताया कि 6 अगस्त को एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, एक बम फूटा जिसके बाद सब कुछ चकाचौंध हो गया और सब नष्ट हो गया। इस बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। उन्हें लग रहा था यार एक अकेला बम पूरे शहर को कैसे नष्ट कर सकता है। यामागुची उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी बाहर सेम वही रोशनी एक बार फिर से दिखाई दी। यामागुची जमीन पर गिर पड़े। कमरे में शीशे जो थे वो टूट गए, कांच और मलबा अंदर आ गया। बाद में उन्होंने अखबार द इंडिपेंडेंट को बताया, मुझे लगा कि वो मशरूम वाला बादल हिरोशिमा से ही मेरा पीछा कर रहा है। दरअसल इस बार परमाणु हमला नागासाकी पर हुआ था। नागासाकी पर गिरा परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से ज्यादा शक्तिशाली था। यामागुची की पट्टियां जो थी वो फट गई और कैंसर पैदा करने वाली रेडिएशन जो है वो उसकी चपेट में आ गए। लेकिन कमाल था कि उन्हें कुछ हुआ नहीं। उन्होंने 3 दिन में 2 बार परमाणु विस्फोट का हमला झेला। वे भागकर अपनी पत्नी और बेटी के पास पहुंचे। यहां उन्होंने देखा कि घर का एक हिस्सा मलबे में बदल गया है और उन्हें अनहोनी की आशंका हुई, लेकिन उनका परिवार ठीक था, उन्हें थोड़ी बहुत चोटें आई थी। जब विस्फोट हुआ तो उनकी पत्नी एक सुरंग में जाकर छिप गई थी। यह भाग्य का एक अजीब मोड़ था, यानी यामागुची को हिरोशिमा में चोट नहीं लगी होती तो उनका परिवार इस तरीके से सतर्क ना हो पाता और नागासाकी में मारा जाता। विस्फोट के 16 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने भाषण दिया जिसमें पहली बार परमाणु बम के बारे में पता चला। विस्फोट में तुरंत उसी समय 80,000 लोग मरे थे। इसके बाद हफ्तों तक हजारों लोग मरते रहे। ट्रूमैन ने अपने बयान में चेतावनी दी, यदि जापान आत्मसमर्पण नहीं करता है तो हवा से बर्बादी की ऐसी ही बारिश होती रहेगी जैसी इस धरती पर कभी देखी नहीं गई। इसके बाद दिन लगे। यामागुची ने रेडिएशन का अवसर जो है अपने ऊपर देखा। उनके बाल झड़ गए, उनकी बाहों पर घाव खतरनाक हो गए, उन्हें लगातार उल्टियां होने लगी। 15 अगस्त को जब जापान ने के सम्राट हिरोहितो ने रेडियो प्रसारण में देश के आत्मसमर्पण की घोषणा की, तब वो अपने परिवार के साथ एक बम आश्रय स्थल जो बनाया गया था वहां पहुंचे। यामागुची ने बाद में द टाइम्स को बताया कि मुझे जिंदा बच जाने के बारे में कोई एहसास नहीं था। मुझे न तो खेद था और न ही खुशी थी। मैं बुखार से बहुत गंभीर रूप से बीमार था, लगभग कुछ खा नहीं पा रहा था, यहां तक कि कुछ पी भी नहीं पा रहा था। मुझे लगा मैं मरने वाला हूं। फिर भी रेडिएशन रिस्क के इतने सारे पीड़ितों से उलट यामागुची धीरे धीरे ठीक हुए, सामान्य जीवन जीने लगे। उन्होंने जापान के कब्जे के दौरान अमेरिकी सशस्त्र बलों के लिए अनुवादक का काम भी किया। बाद में मित्सुबिशी में अपना इंजीनियरिंग करियर फिर से उन्होंने आगे बढ़ाया। 1950 के दशक में उनके और उनकी पत्नी के 2 और बच्चे हुए जिनमें दोनों लड़कियां थीं। यामागुची ने कविता लिखकर हिरोशिमा और नागासाकी की जो भयावह यादें थी उनको जो है सामने लाने की कोशिश भी की। 93 साल की उम्र में उनका निधन भी हो गया। वो परमाणु हथियार विरोधी आंदोलन का हिस्सा भी बने। बाद में उन्होंने 2006 में न्यूयॉर्क में यात्रा की और संयुक्त राष्ट्र के समक्ष परमाणु निरस्त्रीकरण जो था उसके बारे में बातें भी की थी। साल 2000 तक उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की थी। उसके बाद उन्होंने बताया साल 2010 में 93 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। कमाल की बात है ना, लोग एक्सीडेंट में भी चले जाते हैं, छोटी छोटी घटनाओं में चले जाते हैं। यहां दुनिया में 2 बार परमाणु हमला हुआ और दोनों में ही यामागुची जीवित रहे।